अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांसा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने लगी हूँ। हमारे पास शॉर्ट लिस्टिंग है केमिस्ट्री की केपीके के स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि आपका रिकंडक्ट हो रहा है तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आज की वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की शॉर्ट लिस्टिंग पर बात करेंगे एंड फर्दर फिर हम बाकी सब्जेक्ट्स पर भी ज़रूर बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपकी तैयारी में ये बेनिफिशियल हो सके। तो जल्दी से हम बात कर लेते हैं जी। आपका जो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसकी शॉर्ट लिस्टिंग पर बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके क्लोरीन का रिलेटिव एटॉमिक मास दैट इज़ 35.5 AMU, सल्फर का दैट इज़ 32, 1 मोल इज़ इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रोस नंबर। ये एमसीक्यूज डायरेक्टली आपके पेपर में आते होते हैं, जो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनना है। फर्दर हमारे पास है जी मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट STP दैट इज़ 22.4 DM³ 1 लीटर इज़ इक्वल टू 10⁻⁴ 1 लीटर जो है हमारे पास इज़ इक्वल टू 1 डेसीमीटर³ इज़ इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो ये बात भी आपने याद रखनी है, ये कई बार आपको न्यूमेरिकल्स में भी हेल्पफुल होती है। फर्दर देखें जी, आपके पास ऑक्सीजन है, सिंगल एटम है तो 16 होगा, डबल आ जाएगा मॉलिक्यूल होगा उसका तो 32 होगा। वाटर का आपके पास मोलर मास इज़ 18, कैल्शियम कार्बोनेट इज़ 100, आयरन का 56 है, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का 44 है। तो ये आपने याद कर लेना है। साथ ही हमारे पास आ जाता है जी NaCl का। ये आपके पास जो बेसिक न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होते हैं ना, ये वो है। अगर आपको याद रह जाते हैं कुछ तो ठीक है, कुछ नहीं भी याद रहते तो आप उस टाइम पे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप याद कर लें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है आपके पास 98 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके पास 40 है, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl का 36.5 है, एल्युमिनियम के एटम का यानी एक सिंगल एल्युमिनियम का आपके पास 27 है, एंड ग्लूकोज का आपके पास 180 है। नेक्स्ट पर हम चलते हैं जी। आपके पास फर्दर हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम 1 ही कंसीडर करते हैं, हीलियम को आप 2 कंसीडर कर लेते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है जी, ये एटॉमिक मास आप देख सकते हैं, लेकिन एज सच कोई इतना आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने हाइड्रोजन का 1 याद करना है। उसके बाद फर्दर आपने याद करता है कार्बन का, कार्बन इज़ 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 याद करना है आपने, फ्लोरीन का आप याद कर सकते हैं 19, उसके बाद नियॉन 21, ये आपके न्यूमेरिकल में आता है। ये आपके एक्सरसाइज का भी न्यूमेरिकल है जिसके अंदर नियॉन इस्तेमाल होता है। तो कई बार आपके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल आपके MCAT में डायरेक्टली आ जाते हैं, तो आपने ये याद कर लेना है। फर्दर आपके पास आ जाता है जी सोडियम का 23, ये आपने याद करना है, मैग्नीशियम 24 याद करना है, एल्युमिनियम 27 आप याद कर लें, सिलिकॉन भी आपके न्यूमेरिकल में आता होता है 28, ये आपने याद कर लेना है, फॉस्फोरस का 31 याद करना है, सल्फ़र 32 करना है, क्लोरीन 35.5 करना है। देन फर्दर वी हैव द आर्गन, आर्गन इतना ज़्यादा नहीं आता तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, पोटेशियम भी नहीं आता होता, एंड लास्ट में कैल्शियम आपने याद करना है 40, ये आता होता है आपके एग्ज़ाम्स में। सेकेंड चैप्टर जो हमारे पास है दैट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पर बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द चार्ज टू मास रेशो। ठीक है, आपकी E/m रेशो जो है दैट इज़ इक्वल टू 1.7588 इंटू 10⁻11 C/kg। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है, कूलम ओवर kg। तो आपको इसका यूनिट भी आना चाहिए और ये वैल्यू भी आनी चाहिए। कई बार एज इट इज़ वैल्यू पूछ लेते हैं MCQs में। उसके बाद चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो आपका मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के चार्ज का, दैट इज़ सेम 1.6022 इंटू 10⁻19 कूलम, लेकिन यहाँ माइनस का साइन आएगा विद द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव साइन आएगा विद द प्रोटॉन। तो ये बात आपने याद रखनी है। देन वी हैव द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज़ 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैक्सिमम चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पॉजिटिव रेज इज़ 9.54 इंटू 10⁻7। तो ये इतनी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ये आपको भूल भी जाए तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन हम देख चुके हैं। देन मास ऑफ प्रोटॉन आपने देखना दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻27। तो
तो आपके पास प्रोटॉन जो है वो बड़ा होता है दैन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आपने देख लेना है जी, आपके पास है प्लैंक्स कांस्टेंट ईच की वैल्यू, तो ये आपको फिजिक्स में भी काम आती है और ये एज इट इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ 6.626 इंटू 10⁻34। तो ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है। फर्दर हमारे पास आ जाता है जी आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर के अंदर n की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, देन फर्दर आपके पास क्वांटम नंबर l की वैल्यू कितनी होगी, आपके पास सब शेल्स कितने होंगे, ठीक है जी, सब शेल्स आपने देख लिए, फिर उसके बाद आपने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m देख लिया, फिर आपने सब शेल्स देख लिए, फिर आपने टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द शेल कितने होंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जी आपके पास शेल क्या होता है, सब शेल क्या होता है एंड ऑर्बिटल क्या होता है। तो आपके पास जो है ना ये पूरा एक जो होगा, पूरा एक दैट इज़ शेल, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास ये एक की बात होगी तो दैट इज़ सब शेल, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास सिर्फ इसकी बात होगी तो दैट इज़ ऑर्बिटल। अब आई होप कि आपको समझ आ गई है कि शेल क्या है, सब शेल क्या है और ऑर्बिटल क्या है, ठीक है। फर्दर इस डायग्राम के अंदर देखें जी, आपके पास जो शेल होते हैं ना दैट इज़ नंबर बाय n, ठीक है। फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, आपके पास थर्ड शेल है, फोर्थ शेल है और उतना ही नंबर होगा आपके पास। अब आपके पास जो फर्स्ट शेल है उसके अंदर सब शेल है सिर्फ s, ठीक है। जो सेकंड शेल है उसके अंदर जो सब शेल है वो 2 हैं, s एंड p। देन आपका जो थर्ड है उसके अंदर 3 सब शेल्स हैं जो s p एंड d है। उसके बाद जो आपके पास फोर्थ है उसके अंदर आपके पास 4 सब शेल्स हैं जिसमें s p d एंड f हैं। तो ये बातें आपने याद रखनी है, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि आपके पास शेल क्या है, सब शेल्स क्या हैं। ये एक और डायग्राम के अंदर फर्दर देख लें, आपके पास जो शेल 1 होता है उसको K कहते हैं, 2 को L कहते हैं, 3 को M कहते हैं एंड N कहते हैं। तो आपके पास K, L, M एंड N आपके पास 4 शेल होते हैं। शेल के अंदर आपके पास 4 जो हैं वो सब शेल होते हैं, S, P, D एंड F, ठीक है जी। आपके पास 1 में सिर्फ 1 होगा S वाला, आपके पास जो 2 है उसके अंदर S एंड P 2 होंगे, आपके पास जो 3 है उसमें S, P एंड D होंगे और 4 के अंदर S, P, D एंड F होगा। उसके बाद फर्दर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी देख लेने हैं। जो आपके पास S शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो आपके पास L शेल है उसके अंदर 2 सब शेल हैं, S और P। तो S के अंदर 2 होते हैं हमेशा और जो P होता है उसके अंदर आपके पास 6 होते हैं। तो टोटल मिला के इसके पास होंगे जी 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। ये लिखा हुआ है आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है थर्ड शेल जिसको M शेल कहते हैं। इसके अंदर आपके पास 3 सब शेल हैं, S, P एंड D। S के अंदर आपके पास 2 होते हैं, P के अंदर 6 होते हैं और जो आपके पास D है उसके अंदर 10 होते हैं, ठीक है जी। तो आपके पास ये टोटल मिला के 8 थे पहले और 10 और, तो आपके पास 18 आ गए, ठीक है। इसी तरह आपने अगला वाला देखना है, जो आपके पास N शेल है उसके अंदर S, P, D एंड F होता है। यहाँ तक आपके पास 18 बन रहे थे। अब आपने F में देखना है कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 को डबल करना है यानी 14 हो रहे हैं 18 के अंदर, तो आपके पास 32 फर्दर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ये आपने बातें कुछ इंपॉर्टेंट हैं, आपने याद रखनी है। अगेन हम वापस आते हैं जी अपनी शॉर्ट लिस्टिंग के ऊपर। तो आपका जो हमारे पास था जी फर्स्ट जो N है, N आपके पास 1 है, 2 है और 3 है, ठीक है। ये आपने देख लिया। उसके बाद जो 1 है वो S है, 2 वाले में S और P है और इसमें S, P, D है, ठीक है। ये आपने देख लिया। 1S के अंदर आपके पास अभी 0 है, ठीक है, कोई नहीं है। उसके बाद 2S के अंदर आपने 0 है, ठीक है जी। और जो आपके पास 3S है उसमें 3 है, 3 सब शेल्स हैं, ठीक है, यानी 3 ऑर्बिटल्स हैं एक सब शेल के अंदर। P वाला एक सब शेल है और उसके अंदर 3 ऑर्बिटल हैं, एक +1, 0 और -1। इसी तरह से आपने सारे लिखने हैं। इसके अंदर एक है, ठीक है। ये सारे आपने देख लिए और टोटल कर लिया तो आपके पास 1 है, 4 है और 9 है। तो ये बातें आपने कुछ इंपॉर्टेंट थी, हमने पढ़ ली थी, आपने इनको अच्छे से रिवाइज़ कर लेना है। उसके बाद ये आपके पास 4 आ जाता है। 4 वाले के अंदर S, P एंड D, F आपके पास चारों होते हैं। उसके बाद ये चारों आपने उसके ऑर्बिटल्स देख लेने हैं और उसको टोटल कर लेना है।
उसके बाद हम आ जाते हैं जी नेक्स्ट पे अपने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के पास। तो आपका मैथ्स आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टेबल है, दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, ये आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का आपके पास मैथ्स आपने करना है, चार्ज करना है। यूनिट आपको पता है, न्यूट्रॉन 0 होता है, न्यूट्रल होता है, पॉजिटिव है और माइनस है। और AMU के अंदर वैल्यू भी आपने याद करनी है, ये वाली वैल्यू इलेक्ट्रॉन की एज इट इज़ मेरे MD-CAT में आई थी, तो आपने ये वैल्यूज़ को एज इट इज़ याद करना है, हमें ये आया था, ठीक है, एज इट इज़। AMU के अंदर इलेक्ट्रॉन की पूछी हुई थी उन्होंने वैल्यू, तो आपने ये सारा टेबल बहुत अच्छे से कर लेना है। फर्दर हम चलते हैं जी नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, दैट इज़ गैसेस। तो गैसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। आपके पास गैसेस का हमारे पास क्या है जी, उन्होंने क्या है, परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट गैसेस टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर कौन कौन सी गैसेस हैं, तो हमारे पास मैक्सिमम जो है वो नाइट्रोजन है 78%, देन वी हैव द ऑक्सीजन 21% एंड अदर गैसेस के अंदर हमारे पास 1% है। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास 180 जो है 273 केल्विन के ऊपर किसके इक्वल होता है, तो 760 mmHg यानी मर्करी टॉर्क के 101325 पास्कल के, ठीक है, इंटू 10⁵ पास्कल। वही हमने उसको फर्दर पॉइंट को इधर ला के और 10⁵ कर दिया और 101.325 किलो पास्कल के। तो ये सारी वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपने इनको अच्छे से याद करना है, ये न्यूमेरिकल में भी इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर कॉज द गैस वॉल्यूम टू इंक्रीज बाय 1/273, दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट MCQs, आपने इसको अच्छे से याद करना है। उसके बाद STP पर गैस का R कांस्टेंट क्या होता है, दैट इज़ 0.0821। आपने इसका यूनिट भी देखना है कि हमारे पास STP के ऊपर यूनिट क्या होता है, स्टैंडर्ड आपके पास जो टेम्परेचर प्रेशर है ATM DM पर TM क्यूब। उसके बाद मोल -1 एंड K-1, तो ये वैल्यू आपने याद रखनी है। उसके बाद जो आपके पास SI यूनिट है, STP में क्या होता है उसका यूनिट, और जो SI यूनिट के अंदर वैल्यू होती है वो क्या होती है, ये सारी बातें आपने याद रखनी है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद फॉर एन आइडियल गैस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इज़ इक्वल टू 1। आइडियल गैस का जो कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट है दैट इज़ 1। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एंड द एब्सोल्यूट ज़ीरो की वैल्यू फॉर द फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एंड केल्विन के स्केल्स पे। तो ये आपने देखनी है। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 212 डिग्री है, देन 100 सेल्सियस है और 373 केल्विन है। फ्रीजिंग पॉइंट इज़ 32 फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 273 केल्विन। उसके बाद एब्सोल्यूट ज़ीरो की वैल्यू जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ये आपने याद करनी है, 0 केल्विन है, -273, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वैल्यू। और ये वैल्यू बच्चों को कंफ्यूज हो जाती है और फिर उनका न्यूमेरिकल ठीक नहीं होता, तो आपने इस वैल्यू को ज़रूर फोकस कर लेना है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास -459 फ़ारेनहाइट है। फर्दर चलें जी नीचे, आपके पास टेम्परेचर, वॉल्यूम और V/T की वैल्यू। तो V/T जो है वो आपके पास कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि जितना वॉल्यूम ज़्यादा होना है उतना, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होना है उतना वॉल्यूम ज़्यादा होता जाना है, क्योंकि वो एक्सपैंड कर रहा है। तो आपके पास V/T की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहनी है। फर्दर आपको ये टेबल याद करने की आज सच ज़रूरत नहीं है, इसको आप स्किप कर दें। फर्दर हम चलते हैं जी अपना लिक्विड वाला टॉपिक के ऊपर। तो लिक्विड के अंदर हमारे पास क्या है जी, सबसे पहले एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन 1 मोल ऑफ वाटर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ 40.7 किलो जॉल, दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, यानी एच बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपके पास चाहिए थी 40.7 किलो जूल की एनर्जी, और आपके पास OH बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए 930 किलो जूल की एनर्जी। उसके बाद आपके पास बॉइलिंग पॉइंट और सल्फ़र हाइड्रोजन सल्फाइड जो है दैट इज़ -61 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्लिसरीन आपने देखना है, दैट इज़ 290 डिग्री सेल्सियस। 760 mmHg और 50 भी आपके पास 210 है। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपने अच्छे से याद करनी है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास के आपके पास डिफरेंट प्लेसेस पे ये आपके पास MCQ जो है बड़ा कंसेप्चुअल सा बन के आता है कि एक इंसान है वो मरी हिल पे चला गया तो कितना प्रेशर होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उसने वहाँ जाके कोई खाना पकाना शुरू किया तो कितना उसको टेम्परेचर चाहिए होगा, इस तरह करके एक MCQ कंसेप्चुअल सा बना के आता है। तो आपने ये ज़रूर याद करना है, सी लेवल के ऊपर आपके पास 180 M पे 100 बॉइलिंग होता है।
मरी के अंदर 0.921 हो जाता है आपके पास प्रेशर और 98 डिग्री चाहिए होता है और माउंट एवरेस्ट उससे भी ऊंचा है तो उस पर 0.425 हो जाता है और आपके पास जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज़ 72 डिग्री। तो ये आपने बात याद रखनी है। फर्दर हम देखते हैं जी टाइप ऑफ बॉन्ड क्या है और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है। आपके पास आयनिक बॉन्ड है सोडियम क्लोराइड का, ठीक है जी, आपके पास सोडियम क्लोराइड का दैट इज़ 760। उसके बाद आपके पास OH नेगेटिव का कोवेलेंट बॉन्ड इन वाटर है तो दैट इज़ 464। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग है आपके पास 20 to 50 एंड आपके पास परमानेंट डाइपोल फोर्स है दैट इज़ 5/20, 5 to लेके 20 तक। फिर उसके बाद वेंडर वॉल आपके पास 1 to 20। इस तरह से आपको पता चल रहा है कि सबसे जो आपके पास वीक फोर्स है दैट इज़ वेंडर वॉल, ठीक है जी, वीक फोर्स इज़ वेंडर वॉल, देन आपके पास डाइपोल फोर्स, उसके बाद आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर आपके पास कोवेलेंट बॉन्डिंग और फिर आपके पास आयनिक बॉन्डिंग। तो ये आपने सीक्वेंस भी याद रखना है, MCQs में आता होता है। उसके बाद आ जाता है जी आपके पास बॉइलिंग पॉइंट कुछ कंपाउंड्स का, तो ये आपको एज सच याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने कार्बन क्लोराइड का याद कर लेना है जी, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। उसके बाद आपने अल्कोहल का याद कर लेना है, वाटर का तो आप सबको आता है। उसके बाद आपने फर्दर और किसी का याद करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे चलते हैं जी, आपके पास आ जाते हैं मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये भी सबकी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको वाटर की आनी चाहिए, अमोनिया की आनी चाहिए एंड दैट्स इट, बाकियों की एज सच ज़रूरत नहीं है। फर्दर हम देख लेते हैं जी, आपके पास आ जाता है जी सॉलिड्स। तो सॉलिड्स के अंदर हमारे पास कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसने बोला है जी कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ ईच आयन इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इज़, कोऑर्डिनेट नंबर आपके पास अब किस तरह से आपने सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल के अंदर देखना है तो वो मैं आपको बताने लगी हूँ। ये देखें जी, ये येलो वाला जो है ना, ये आपने मार्क कर लिया कि ये आपके पास एक कार्बन है। अब आपने उसका कोऑर्डिनेट नंबर देखना है, एक ये, ठीक है, 2, 1 2, इधर अटैच है 3, इधर अटैच है 4, ये फर्दर ऊपर अटैच है 5 और ये इधर अटैच है 6। तो एक कार्बन का आपके पास जो कोऑर्डिनेट नंबर है दैट इज़ 6। तो ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद जी हमारे पास ये 6 हो गया आपके पास कोऑर्डिनेट नंबर। देन हमारे पास सोडियम और क्लोराइड के क्रिस्टल के अंदर एडजेसेंट जो उसके दो एडजेसेंट सोडियम और क्लोराइड के दरमियान में हमारे पास डिस्टेंस होता है दैट इज़ 2.815 एंगस्ट्रम। तो ये आपने याद रखना है। रेडियस रेशियो 0.54 है। उसके पास एक्सेसिव स्पेस ऑक्यूपाइड बाय आइसोलेटर्स दैन लिक्विड वाटर दैट इज़ 9%, दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट MCQs। उसके बाद मोलेकुलर क्रिस्टल मेल्ट बिलो 200 डिग्री सेल्सियस। तो ये सारे MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी टेबल पूरा फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। फर्दर जी हमारे पास है इंटरचेंजिंग क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। तो ये आपने देख लेनी है, टेम्परेचर याद करने की एज सच इतनी ज़रूरत नहीं है, पर आपने ये ज़रूर याद रखना है कि सल्फ़र जो है वो रोम्बिक होता है, वो मोनोक्लिनिक होता है, ठीक है, 2 है। फिर उसके बाद ग्रे क्यूबिक है, वाइट टेट्रागोनल हो जाता है, क्यूबिक होता है टेट्रागोनल हो जाता है, और उसके बाद आपने रोम्बोहिड्रल है एंड ऑर्थोरोम्बिक हो जाता है। तो ये आपने कुछ उनके स्ट्रक्चर्स थोड़े थोड़े याद रखने हैं। उसके बाद जी आ जाते हैं हमारे पास कोऑर्डिनेट नंबर याद करने। अगर लीनियर स्ट्रक्चर है तो 2 है, ट्रायंगुलर है तो आपके पास 3 है, टेट्राहेड्रल में 4 है, ऑक्टाहेड्रल में 6 है कोऑर्डिनेट नंबर, ठीक है जी, और क्यूबिक के अंदर आपके पास 8 है। तो ये कुछ बातें आपने याद रखनी है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम के अंदर एज लेंथ क्या है और एंगल्स क्या हैं। तो एज लेंथ आप एज सच ना भी करें तो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन क्यूबिक के लिए आपके पास 90 है सारे, टेट्रागोनल में भी 90 है, ऑर्थोरोम्बिक में भी 90 है सारे, लेकिन वाई जो है वो आपके पास 90 नहीं होता। उसके बाद आपके पास 120 होता है, नॉट इक्वल 90। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स और इनकी ये आपको आनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, कई बार वो सिर्फ स्ट्रक्चर दे के आपसे पूछ लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी लेटेस्ट एनर्जी। तो लेटेस्ट एनर्जी भी सारों की याद करने की आज सच ज़रूरत नहीं है। NaF की याद कर लें, सोडियम क्लोराइड की 787 याद करें। उसके बाद NaI की 690, 665 और बस, बाकी आप देख सकते हैं, लेकिन एज सच इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमारे पास आर्गन है, बेंजीन है और डाईथाइल ईथर है।
तो इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी सब्सटेंस, उनकी मेल्टिंग पॉइंट और मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये आपने थोड़ी थोड़ी देख लेनी है। आपके पास एथेनॉल, मर्करी, मीथेन और वाटर, चारों की ही आपने थोड़ी थोड़ी देख लेनी है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे जी फर्दर इंथाल्पी। ठीक है जी, इंथाल्पी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का, इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज -41.84, ये आपने याद करनी है। NO2 की 180 है। उसके बाद आपके पास NH3 की -92 है। देन आपके पास SO3 की -395 है। ये आपने सारी याद करनी है। उसके बाद ऑप्टिमम टेम्परेचर SO3 के लिए आपका 400-500 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर देखना है 1.5 to 1.7 ATM। आपने ये सारा कुछ याद करना है क्योंकि ये आता होता है आपके MCQs में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी हार्बर प्रोसेस के अंदर प्रेशर कितना है, तो ये आपने देख लेना है। उसके अंदर टेम्परेचर कितना होता है वो देखना है आपने। उस पर KW की वैल्यू आपने 25 डिग्री सेल्सियस पर और 37 डिग्री सेल्सियस पर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद करनी है। pH जो है प्योर वाटर की 7 है, ब्लड की 7.4 है, गैस्ट्रिक जूस स्टमक की आपके पास 1.5 है। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास चैप्टर दैट इज़ रिएक्शन काइनेटिक्स। रिएक्शन काइनेटिक्स के अंदर देख लें आपने परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। अभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आपके पास नाइट्रोजन जो है वो 78% है एंड आपके पास ऑक्सीजन जो 21% है और बाकी गैसेज जो है वो 1% होती हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज 2 to 3 टाइम्स जब हमारे पास ईच 10 के इंक्रीज़ इन टेम्परेचर होता है। उसके बाद आ जाती है जी आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कौन से हैं, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस कैसे हैं और उनकी आपने रेट लॉ कैसे लिखना है, तो ये आपने देखना है फर्दर। फर्स्ट ऑर्डर आपके पास रिएक्शन होता है हमारे पास N2O5 का, देन आपका बेरियम का और फिर आपके पास रेडियम का। फिर अब आपके पास आ जाता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर जो है हमारे पास NO2 का है, देन HI है और H2I2 का है, तो ये आपने देख लेना है। फर्दर हमारे पास थर्ड ऑर्डर आ जाता है। तो थर्ड ऑर्डर आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड जो है जब गैस फेज में होगी तो दैट इज़ थर्ड ऑर्डर। उसके बाद हम देख लेते हैं जी फर्दर हमारे पास थर्मोकेमिस्ट्री एंड एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसके हमारे पास इंपॉर्टेंट जो आपके पास पॉइंट्स हैं दैट इज़ कन्वर्जन ऑफ 1 ग्राम मैटर टू एनर्जी यील्ड 2.2 × 10⁻13 कैलोरीज ऑफ हीट। ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज जो है आपके पास 298 केल्विन 1 ATM पे होता है, ये आपने याद रखना है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस दैट इज़ -57.4, दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट MCQs, आपने इसको ज़रूर याद रखना है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2 आपने देख ली, दैट इज़ 436 किलो जूल पर मोल। दैट इज़ O2 की आपने देखा है, दैट इज़ 499, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। देन आपके पास स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दैट इज़ 4.184। देन हम आ जाते हैं जी फर्दर आपके पास सब्सटेंस है, उनकी आपके पास हीट इंथैल्पी जो है फॉर्मेशन की दी हुई है, तो ऐसा सच आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वाटर की याद करनी है आपने। उसके बाद आपने फर्दर याद करनी है HI की और HBr की, NaCl की कर सकते हैं, HCl की कर सकते हैं, दैट्स इनफ। उसके बाद हम चलते हैं जी, उसके बाद आपने याद करनी है CO की कर लें, NH3 की कर लें, AH2S की कर लें, उसके बाद CO2 की कर लें, कैल्शियम ऑक्सीजन की कर लें, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड की कर लें, नाइट्रिक HNO3 की कर लें। उसके बाद हम आ जाते हैं जी फर्दर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SHE इज़ आर्बिट्रेरीली गिवन बाय द वैल्यू ऑफ 0, ये इंपॉर्टेंट है। 1 कूलम चार्ज इज कैरिड बाय डैश इलेक्ट्रॉन 6.24 × 10⁻18, ये इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री एलिमेंट इज़ 0, ये इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन मेटल हाइड्राइड्स जो है -1 है, ये आपने देखना है। पर ऑक्साइड्स के अंदर आपके ऑक्सीजन का जो है वो दैट इज़ -1। OF2 के अंदर +2 है, ये MCQs आया था मेरे MDCAT के अंदर, आपने देखना है इसको। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1, 2 एंड 3 इन कंपाउंड्स इज +1, +2 एंड +3, ठीक है। उसके बाद अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम इन अ मॉलिक्यूल इज़ 0। तो ये सारा का सारा टेबल जो था बहुत इंपॉर्टेंट था, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, आपने इसको अच्छे से करना है। देन हमारे पास आ जाती है जी इलेक्ट्रॉन सीरीज़। आपके पास एलिमेंट्स हैं, आपने इनको याद करना होता है सीरीज़ के अंदर, सीक्वेंस के अंदर, क्योंकि ये आपको आ जाते हैं तो इसका मैं आपको एक निमोनिक दिखाती हूँ।
आपके पास निमोनिक है जी, लिटिल किड कैन नॉट मैनेज ऑल ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स। तो आपके पास लिथियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है एंड क्रोमियम है। देन वी हैव द फिल्म कुड नॉट सीन पब्लिकली। तो एज आपने ऐसे ही लिख लेना है। इसके अंदर आपके पास Fe+2 है, आपके पास Cd है, निकल है, Sn है, Pb है, लेड होता है एंड देन आपके पास H2 है। क्यूट कोरोना इन फुल एक्शन। तो आपका Cu+2 है, Cu+1 है, उसके बाद आपके पास I2 है, Fe+3 है एंड आपके पास Ag है। आपके पास लास्ट में दैट इज़ हैप्पी बर्थडे कोरोना एंड फैमिली। तो आपके पास Hg आ जाता है, आपके पास Br2 है, Cl2 है, Au+3 है एंड F2 है फ्लोरीन का। तो ये आपने याद रखना है। फर्दर हम देख लेते हैं जी, हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आपके पास बेरिलियम क्लोराइड का बॉन्ड एंगल दैट इज़ 180, BF3 का दैट इज़ 120, SnCl2 का 95, ये सारे आपने याद करने हैं। CH4 का 109.5, NH3 का दैट इज़ 107.5, वाटर का 104.5। उसके बाद आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कंपोज होता है। आपके पास S जो है वो 25%, P 75%, sp2 के अंदर 33.33 S होता है और 66.66 जो आपके पास P होता है। C2H4 के अंदर आपके पास 120 डिग्री है। उसके बाद आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो लेंथ होती है दैट इज़ 1.34 एंगस्ट्रॉम और जो आपके पास कार्बन हाइड्रोजन की होती है दैट इज़ 1.0 एंगस्ट्रॉम। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद sp के अंदर 50-50 करेक्टर होता है, sp 1-80 होता है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड 1.2 एंगस्ट्रॉम होता है एंड कार्बन हाइड्रोजन जो होता है उसके अंदर 1.09 होता है। फर्दर आपके पास आ जाते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम, टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, नंबर ऑफ मोलेकुलर शेप और उसके बाद आपके पास एग्जांपल आ जाती है। तो यह आपने सारा याद रखना है। BCl2 जो है वो आपके पास लीनियर होता है और उसके अंदर कितने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लोन पेयर कोई नहीं होता। BF3 जो है वो ट्रायंगुलर है और उसके अंदर भी कोई लोन पेयर नहीं होता। SnCl2 जो है वो एंगुलर और बेंट है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर एक लोन पेयर है। उसके बाद आपके पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है CH4 का, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से कुछ होता है, तो ये भी आपने देख लेना है। उसके बाद आपके पास जो है NH3 दैट इज़ ट्राइगोनल पिरामिडल, तो इसके अंदर भी एक लोन पेयर होता है और आपके पास वाटर जो है उसके अंदर 2 लोन पेयर होते हैं। ये सारा टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से याद करना है। फर्दर हमारे पास आ जाता है जी बॉन्ड एनर्जीज़ और आपके पास बॉन्ड जो है तो आपने ये भी याद करना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। बॉन्ड एनर्जीज़ एंड बॉन्ड लेंथ का दोनों का टेबल आपने बहुत अच्छे से याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से MCQs आते होते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारी थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है अपने फर्स्ट ईयर की सारी केमिस्ट्री की शॉर्ट लिस्टिंग को KPK की। तो सेकेंड ईयर की वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूँगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिलती रहे, और लाइक कर दिया करें ताकि मैं इससे इम्प्रेस होकर मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प करूं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं, थोड़ी सी मोटिवेशन मिले मुझे। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।